जीतने के बाद तीसरे मेडल की अब तैयारी है। मनु भाकर ने क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मनु भाकर ने 590 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उन्होंने प्रिसीजन में 294 और रैपिड में 296 अंक स्कोर किए। हंगरी की मेजर वरानिका 592 अंक के साथ टॉप पोजीशन पर रही। वहीं मेंस बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर लक्ष्य सेन ने भी तो इतिहास रच दिया है। पदक की उम्मीद तो लक्ष्य सेन ने भी देश के लिए जगा दी है। लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पदक की उम्मीद महिला मुक्केबाजी में पिछले ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन से भी है। लवलीना ने पेरिस में अपना धमाल जारी रखा है। इस बार अपने भार वर्ग में बदलाव करके लवलीना ने अपना मुकाबला जीत लिया। उन्होंने विपक्षी बॉक्सर को आसानी से पराजित कर दिया। तीनों राउंड में अव्वल रहने वाली लवलीना ने इस मुकाबले को 5-0 से अपने नाम करते हुए मेडल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वो अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अगर लवलीना अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लेती हैं तो भारत का पदक पक्का हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक और ओलंपिक मेडल से महज एक कदम दूर हैं। अगले मैच में भी उनकी जीत की उम्मीद की जा सकती है। वहीं पुरुष बॉक्सिंग में निशान देव ने भी पदक की आस बनाए रखी है। निशान देव ने इक्वेडोर के बॉक्सर जोस गैब्रियल रॉड्रिग्स को पुरुष बॉक्सिंग के 51 किलोग्राम कैटेगरी में हरा दिया। वो 3-2 से मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब निशान मेडल से केवल एक कदम दूर हैं। अगला बाउट जीतते ही उनके नाम कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो जाएगा। वहीं अगर झटके की बात करें तो सबसे बड़ा झटका भारतीय मिश्रित युगल तीरंदाजी में धीरज अंकिता को लगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि धीरज अंकिता गोल्ड के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले सेमीफाइनल में हार, फिर कांस्य के लिए अमेरिका के साथ हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। वहीं रोइंग में भी भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत के बलराज पवार शुक्रवार को पुरुष एकल स्पर्धा में अंतिम टी में 5वें स्थान पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी। पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा मुफ्त कल्चर से चरमराया दिल्ली का बुनियादी ढांचा, बच्चों को अकेले बाहर भेजने में डर। राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसा मामले में कोर्ट ने एसयूवी के ड्राइवर को दी जमानत। पानी से भरी सड़क पर चलाई थी गाड़ी। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिकों की जमानत पर आज सुनवाई। तीसरेदारी कोर्ट की सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली की लाइब्रेरी में करंट की चपेट में आई बरेली की छात्रा यूपीएससी के कर रही थी तैयारी। बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती। बायोमेट्रिक एंट्री लॉक में करंट लगने से हादसा। दिल्ली के एक शेल्टर होम में एक महीने में 14 बच्चों की मौत। मंत्री आतिशी ने जांच के आदेश दिए। शेल्टर होम में हुई मौतों का एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया यह बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली में आज एलजी दफ्तर का घेराव करेगी आप। मयूर विहार फेज 3 में महिला और बच्चे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी आज एलजी ऑफिस का घेराव करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट परीक्षा कराने की याचिका खारिज की। कहा बड़े स्तर पर नहीं हुआ है पेपर लीक, लॉजिस्टिक्स सुरक्षित करने की सलाह दी। पीएम मोदी आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन होगा। मोदी कैबिनेट से कई प्रस्ताव मंजूर। 8 बड़े नेशनल हाईवे को कैबिनेट से मंजूरी। 50,000 करोड़ के निवेश के 8 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। केंद्र ने 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम को दिया धन्यवाद। पोस्ट कर लिखा हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा दुनिया को कहते हैं डरो मत, खुद ईडी से डर रहे हैं। रात के 1 बजे उन्हें ईडी का खौफ सता रहा। उन्हें कोयला, 2G, नेशनल हेराल्ड का मामला बता देना चाहिए। अगर बता देंगे तो सही हो जाएगा। राहुल गांधी को ईडी की छापेमारी का डर। कहा चक्रव्यूह वाले बयान के बाद छापेमारी की तैयारी। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी। बीजेपी बोली जो भ्रष्टाचार करेगा वही डरेगा।
केरल के वायनाड में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव में जुटे आर्मी और एयरफोर्स के जवान। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। अब तक 308 लोगों की मौत। आपदा के बीच केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी का विरोध हुआ। कार से नहीं उतरने पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर रास्ता को खाली कराया। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने तूफान और बिजली गिरने के लिए रेड अलर्ट और 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में भारी बारिश को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचे, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम इस चुनौती का सामना एकजुट होकर करेंगे। रांची में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दीपाटोली में कई घरों में घुसा पानी। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। रांची में बारिश ने मचाई तबाही। शहर के निचले इलाके में फंसे 35 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान। सीएम की अपील, खराब मौसम में घर के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। केदारनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु रास्ते में फंसे। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5000 से ज्यादा भक्तों को बचाया गया। एसडीआरएफ के जाबाज बने श्रद्धालुओं के लिए जीवन रक्षक। पूरे उत्तराखंड में राहत बचाव अभियान। सीएम धामी का बयान, कहा अब तक 5000 लोगों को बचाया गया। करीब 1000 लोग अभी भी धाम पर हैं। आज शाम तक लोगों को निकाल लिया जाएगा। हिमाचल के कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटा। हिमाचल उत्तराखंड लैंडस्लाइड में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल। अभी भी 50 लोगों के लापता होने की खबर। रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
उसको। होम में 27 बच्चों की मौत पर गरमाई सियासत। एलजी ने कहा गंदे पानी और पोषण की कमी से गई जान। आतिशी बोली लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय बाल आयोग ने भेजा नोटिस। राहुल गांधी को सता रहा ईडी की छापेमारी का डर। कहा संसद में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद रेड की तैयारी। बीजेपी बोली जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई करेगी ईडी। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का विरोध। कार से नहीं उतरने पर स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी। लैंडस्लाइड से हुई तबाही में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। और ओलंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन। हॉकी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के फाइनल में पहुंची मनु भाकर। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के शेल्टर होम में मासूमों की मौत मामले की। दिल्ली के शेल्टर होम में मासूमों की मौत के बाद दिल्ली सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस सवाल पर किस तरीके से सियासत भी हो रही है, ये 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं, पीने के लिए गंदा पानी, किचन में गंदगी, टीबी के मरीज के साथ वॉशरूम में बच्ची। दिल्ली के आशा किरण होम में इस तरह की दर्जनों लापरवाही। नतीजा 14 बच्चों की मौत, वो भी सिर्फ जुलाई में। चौंकिए मत, ये सच्चाई उस आशा किरण होम की सच्चाई है जहां अनाथ बच्चों को जीवन की आशा के साथ छोड़ा जाता है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में इस साल 28 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें सिर्फ जुलाई के 20 दिनों में 14 बच्चों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जांच और कार्रवाई का आश्वासन पहली बार नहीं है, लेकिन क्या बच्चों की मौत अचानक हो गई? क्या सरकार को कुछ अंदाजा ही नहीं था, या अब मामला सामने आने के बाद सरकार नींद से जागी है? इसी सच को लेकर स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है। उनका दावा है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने शेल्टर होम को लेकर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहाँ जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहाँ पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। स्वाति मालीवाल के दावों में कितना दम है, उसकी कुछ हद तक सच्चाई एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा लेकर आई। घटना की जानकारी मिलते ही एनसीडब्ल्यू की चीफ शेल्टर होम पहुंची थी, जिसके बाद उनकी तरफ से शेल्टर होम में व्यवस्थाओं को लेकर न सिर्फ सवाल खड़े किए गए, बल्कि कहा कि शेल्टर होम में बच्चों के रहने के लायक तक नहीं है। पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहाँ पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है। ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहाँ से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी है जो साथ रह रहे थे। आरोप है कि खाने में फंगल लगा हुआ है। पुरानी दाल और रोटी खाने के लिए दी जा रही है। वो मेन्यू में देखें तो मटर पनीर, चावल, दाल, दही सब दिखाई दे रहा है। बच्चों को अंडा और दूध रेगुलर देना चाहिए, लेकिन यहाँ इसे स्पेशल डाइट बोला जाता है।
इस पूरे मामले में अब एनसीपीसीआर की तरफ से भी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हमको इस खबर की जानकारी मिली है। मैंने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है। मैंने समाज कल्याण विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, उनसे जानकारियां ली हैं। हम दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस करके उनसे जानकारियां मांग रहे हैं। जो जानकारियां हमको प्राप्त होंगी उसमें हम देखेंगे कि कहां किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ, किन परिस्थितियों में बच्चों की जान गई है, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। बच्चों की मौत कैसे हुई, इसको लेकर सवाल बरकरार है, लेकिन सरकार का जवाब वही है जो हर घटना के बाद दिखाई देता है, यानी जांच और कार्रवाई वाला फॉर्मेट जो सरकार को सबसे ज्यादा सूट करता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब सरकारें तमाम शिकायतें के बाद भी चैन की नींद सोई रहती है और जब मौत का तांडव नजर आता है तो कार्रवाई की बात कहे पल्ला झाड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब इस मामले के बाद कई तरह के सवाल शेल्टर होम को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर आशा किरण में इतना अंधेरा क्यों है, क्यों लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्यों लगातार बच्चों की मौत हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। आइए मंथ वाइज आपको, महीने वाइज आपको दिखाते हैं कि कब कितने बच्चे बीमार हुए, कितने की मौत हुई। जुलाई की अगर हम बात करें तो शेल्टर होम में 54 बच्चे बीमार पड़े और इसके अलावा 13 मौत का आंकड़ा रहा जुलाई के महीने में। इसके अलावा अगर इससे पहले जून की बात हम करें तो जून में बीमार बच्चों का आंकड़ा जो था वो 46 है, यानी 46 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3 रहा, यानी 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मई में 26 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, इसके अलावा 1 बच्चे की मौत भी हुई। वहीं अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने में 31 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, तो वहीं आप देख सकते हैं 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मार्च में 31 बच्चे बीमार पड़े, इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3 रहा, यानी 3 बच्चों ने शेल्टर होम में अपनी जान गंवा दी। फरवरी की अगर बात करें तो बीमार बच्चे 38 बच्चे बीमार पड़े, इसके अलावा 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, यानी 2 बच्चों की मौत हो गई। जनवरी की अगर बात करें तो 30 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, इसके अलावा 3 बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो ये महीने वाइज हमने आपको दिखाया कि कैसे जो आंकड़ा है मौत का वो भी लगातार बढ़ता गया, इसके अलावा बीमार बच्चों की संख्या भी बढ़ती चली गई। तो शेल्टर होम बीमार क्यों है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि लगातार बच्चों की जान जा रही है। अब इसी पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के नेता हो या फिर मंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है। कौन क्या कह रहा है आपको सुनवाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है